क्या था HCV में, तो अपन ने 24-25 तक डिस्कस कर ही लिया था। और इसके बाद क्या था, शीट में कहां से कहां तक था, 1 to 16। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में ना 1 to 16 था ना होमवर्क। पूछे क्या क्या है, 1 और 3, 5। अच्छा 4 बच गया क्या बीच में, 2 भी बच गया, और कौन सा, 7 और 9, 10 और सर ये 15। बस 1 2 3 4 5 6 7 8, इन टोटल कितने क्वेश्चन दिए थे, 16 में से 8 पूछे आपने, यानी कि 50% आप पूछ रहे हो। कोई नहीं, लाओ एक शीट मुझे दे दो कोई जिसके पास है। हाँ, 1 में कितने लोगों को प्रॉब्लम है, 1 तो होना चाहिए। देखो क्या है, ये फ्री फॉल पे बेस्ड है ना। इसने बोला पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। यहां से ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है ना, ए पॉइंट से। इट टेक्स t1 टाइम टू रीच अ पॉइंट बी। इस पॉइंट तक पहुंचने में ये t1 टाइम लेता है, ठीक है। इफ इट टेक्स फर्दर t2 टाइम टू रीच द ग्राउंड, यहां से लेके यहां तक ये t2 टाइम लेता है, ये बोला है इसने। फ्रॉम पॉइंट बी, देन हाइट ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ग्राउंड इज, इस बी पॉइंट की हाइट बतानी है ग्राउंड से कितनी है, ठीक है ना। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2u बाई जी। एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है ना। अब यहां से लेके यहां तक की हाइट अगर h है तो टोटल हाइट कितनी होगी, 2u स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक की h है, टाइम लग रहा है t1, ठीक। अगर u वेलोसिटी को थ्रो किया तो सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये टाइम t1 है, वेलोसिटी u मान लो, ट्रेवल डिस्टेंस कितनी मान लो, h, ठीक है ना। बस बाकी इसके दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यहां से उठा के यहां पे डाल दो, और ये कौन सी है, t1 है ना ये, बस यहां से t1 निकाल के वहां पे पुट कर दो, एक t2 में आ जाएगी ऐसी इक्वेशन। और बताओ फर्स्ट के बाद क्या होगा, थर्ड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, देखो एक पार्टिकल है x एक्सिस और y एक्सिस, ये एक पार्टिकल है जो x इज इक्वल टू 5 sin 10t, इस इक्वेशन को फॉलो करता है। और y को कैसे फॉलो करता है, वो 5 cos 10t। ये सर्कल की इक्वेशन होगी मेरे हिसाब से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना, सर्कल की इक्वेशन होगी। तो ये बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, किसी टाइम t पे ये है, क्या होगा, vx क्या आ जाएगा, dx बाई dt, vy क्या आ जाएगा, dy बाई dt, ठीक है ना। स्पीड क्या आ जाएगी, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस करके अंडर रूट ले लेना, उसी से आंसर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ओके। क्या आंसर दिया हुआ है इसमें, 50, यही आएगा ना, 50 आएगा, और क्या 50 आएगा। और बताओ फोर्थ देखना ध्यान से, कौन सा था ये, थर्ड। जब इसको dx बाई dt करेंगे तो 5 यहां है ना, ये 10 भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। 50 साइन 10t आ जाएगा, और ये आ जाएगा 50, वो ये cos 10t आ जाएगा, ये साइन हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लोगे तो 50 कॉमन नहीं आ जाएगा बाहर, अंदर 1 रह जाएगा, ठीक है ना। तो 50 आ गया ना आंसर, ओके। आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं करना अभी कि आंसर तक, क्योंकि अगर आंसर तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना मैं,
तो ज्यादा ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन हो पाएंगे 10-15 मिनट में। और देखो 8-9 तो आपने पूछ ही लिए, ठीक, क्योंकि कोर्स पीछे रह जाएगा और वैसे भी बहुत जल्दी करना है सारा काम, हमें 5 महीने का टाइम है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। पॉइंट O इज एट x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट O है तो ये x इज इक्वल टू 0 है। द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स O व्हेन, डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स O, पार्टिकल डेफिनेटली O की तरफ मूव कर रहा है अगर इनमें से A, B, C और D में से कोई सा एक सही है। तो आंसर क्या दिया हुआ है इसमें? C दिया हुआ है ना। मैं C को ही एक्सप्लेन करता हूं, बाकी आप देख लेना, ठीक है ना। C को एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए dx² बाई dt इज लेस देन 0। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आएगा 2x dx बाई dt इज लेस देन 0। अगर दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो इधर x इंटू वी लेस देन 0 आ जाएगा। ये तो v है और ये x है, लेस देन 0, यानी कि x और v की मल्टीप्लाई लेस देन 0 का मतलब तो नेगेटिव होता है। 0 से छोटी चीज क्या होती है? नेगेटिव। तो ये x इंटू वी इज लेस देन 0, यानी कि अगर x की और v की मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तभी तो ये चीज नेगेटिव आएगी, ठीक। अब अगर x पॉजिटिव है और v नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल यहां पे है और वेलोसिटी इधर है। किस तरफ जा रहा है? O की तरफ। दूसरा केस लो, अगर x नेगेटिव है तो v पॉजिटिव। x नेगेटिव का मतलब पार्टिकल यहां पे है और v पॉजिटिव है, v इस तरफ है, अब भी O की तरफ जा रहा है। तो यही ऑप्शन सही हो गया ना। कुछ समझ में आया क्या? हुआ क्या है यहां पे? क्लियर? dx² बाई dt इज लेस देन 0, ये ऑप्शन सही है। अब ये सही क्यों है मैंने ये बताया आपको, क्योंकि चारों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है ना। और चारों को अलग अलग चेक तो आप ही कर सकते हो, मैं आपको सही चीज बता दी बस। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि x की और v की मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव होगा, x को और v को मल्टीप्लाई करो नेगेटिव आई, इसका मतलब दोनों में से एक नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी प्लस आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाए तो भी प्लस आ जाएगा। इसका मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मान लो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव साइड रखा हुआ है और वेलोसिटी नेगेटिव, तो ओ पे पहुंच जाएगा, ठीक। और अगर नेगेटिव साइड रखा है वेलोसिटी पॉजिटिव तो भी ओ पे पहुंच जाएगा। तो ये वाला केस सही है। ये था फोर्थ। इसके बाद क्या पूछा आपने? फिफ्थ। फिफ्थ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। फिफ्थ में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए फिफ्थ में इसने क्या किया है, a particle start moving rectilinearly at t is equal to 0 such that its velocity v changes with time according to equation v is equal to t square minus t, ठीक है ना। where t is in seconds, where t is in seconds and v is meter per second, the time interval for which the particle रिटार्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। कौन सा इंटरवल है वो? पार्टिकल का रिटार्डेशन कब होता है? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मान लो चल तो इधर रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, तो स्लो हो जाएगा, ठीक। खैर, तो ये बोल रहा है किस इंटरवल के लिए रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी, इसी को प्लॉट कर लो पहले तो, टी स्क्वायर माइनस टी का ग्राफ बना लो। जहां से जहां तक भी ग्राफ नीचे आ रहा है वो रिटार्डेशन ही है। बात समझ में आ रही है? और बिना उसके भी किया जा सकता है। dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2t माइनस 1, ठीक है ना। अब ये एक्सेलरेशन है, ये वैल्यू नेगेटिव होनी है, ठीक है ना। 2t माइनस 1 कितना होना है? नेगेटिव। तो 2t माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो रिटार्डेशन होगा। दैट्स इट। आंसर क्या दिया हुआ है? तो t की वैल्यू कितनी है? t शुड बी लेस देन 1/2, ठीक। आंसर क्या दिया हुआ इसने?
द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स टू टी माइनस वन में अगर t की वैल्यू हम टी स्क्वायर माइनस टी है ना, ये सर वैल्यू डायरेक्ट से वेलोसिटी में रख के assumption कर सकते हैं, वेलोसिटी से भी चेक कर सकते हैं। सर उससे आ रहा है सर। इनफैक्ट हमको वेलोसिटी से ही करना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव, तो भी पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। एक मिनट, इससे क्या आ रहा है, टू टी माइनस वन लेस देन जीरो, तो टी इज लेस देन वन बाई टू, जीरो से लेके टी, क्योंकि जीरो से कम तो टी हो नहीं सकता, जीरो से लेके वन बाई टू तक। इसमें देखते हैं वैल्यू पे क्या आएगा। इसमें टी की वैल्यू अगर यहां पे मैं कितनी डालूंगा, 0.4 डाल के देख लो। 0.4 पे क्या आएगा, 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.16 माइनस 0.4, तो नेगेटिव डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 0.5 डाल के देखे तो 0.25 माइनस 0.5, ये कितना आएगा, माइनस का 0.26 आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस का 0.25 आएगा, ये 24 नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव में ये वाली स्पीड कम है और नेगेटिव में ये वाली स्पीड ज्यादा है। 0.4 सेकंड पे स्पीड 0.24 है और 0.5 सेकंड पे स्पीड ये है, तो फास्ट हो रहा है इसमें। तो ये देखो, ये वाला टाइम क्या है, ये 0.4 सेकंड पे स्पीड है ना, और 0.5 सेकंड पे स्पीड क्या है, ये वाली, तो स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी तो कम हो रही है पर स्पीड बढ़ रही है। ठीक, इस क्वेश्चन में कमी है, इसने रिटार्डेशन बोला है। रिटार्डेशन का मतलब केवल स्पीड कम होना है, जबकि रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी का नेगेटिव होते जाना भी है। ठीक है ना, तो यहां पे ये कंफ्यूजन है बड़े वाला। ठीक, हमने अपनी तरफ से आंसर बिल्कुल सही निकाला अगर ये केवल वेलोसिटी की बात है तो। अगर वेलोसिटी की बात है ना तो ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर स्पीड की बात है, ठीक है ना, फिर दूसरे वाला आंसर सही है। ठीक है ना, दूसरे वाला सही है। अब इसमें आप 0.6 डाल के देखो, 0.6 डालोगे तो 0.6 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.36, ठीक है ना, और माइनस 0.36 और माइनस 6 कितना, 0.24 आ गया, यानी कि अब 0.25 के बाद 0.24 आ गया वापस। इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो ये स्पीड की बात कर रहा है, जबकि आप ये बताओ अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो इनमें से कौन सी ज्यादा है, वेलोसिटी की बात की जाए तो कौन सी ज्यादा है, वेलोसिटी की बात की जाए तो ये ज्यादा है, माइनस लग रहा है ना सामने। ठीक है ना, क्वेश्चन को सोच के देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है, रिटार्डेशन का मीनिंग कुछ हो रही है। ठीक, देखो क्या है, अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, विद साइन बोली जाती है, वो कहीं मैग्नीट्यूड थोड़ी लिया जाता है। अब आप ये बताओ माइनस का 0.24 ज्यादा है या माइनस का 0.25 ज्यादा है, माइनस का 0.24 ज्यादा है। ठीक है ना, तो आप ये देखो 0.24 पे वेलोसिटी, इस 0.4 सेकंड पे वेलोसिटी ज्यादा है और 0.5 सेकंड पे वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी तो कम ही हो रही है ना, वेलोसिटी तो कम हो रही है। ठीक, वो बात अलग है कि स्पीड बढ़ रही है। अगर पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में और तेज चलता रहे तो वेलोसिटी को कम होना बोलेंगे कि कम होती जा रही है। तो हमने अपने हिसाब से ये चीज सही निकाली है, पर वो रिटार्डेशन की मतलब ये निकाल रहा है कि कब स्पीड कम हो रही है। ठीक है ना, स्पीड कम तो इसी में होगी, 0.5 1/2 से लेके 1 तक, क्योंकि आप ये वैल्यू डालते चले। ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया ना अब, ठीक है ना, तो ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। कहां पे ये फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग है, केवल वैल्यू डिक्रीजिंग है। इसका तो ग्राफ भी बन सकता है। कैसा ग्राफ आएगा इसका, टी स्क्वायर माइनस टी का हाइपरबोला, पैराबोला आएगा इसका। ठीक है ना, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, 2t माइनस 1। देखो अगर t की वैल्यू 0 से लेके 0.5 तक है
तो ये स्लोप नेगेटिव आएगा, और 0.5 से लेके आगे कहीं तक भी है तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आप ये देखो, अगर पॉइंट स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, स्लोप नेगेटिव मतलब ये, ठीक है ना, स्लोप नेगेटिव मतलब यही तो हुआ, और स्लोप पॉजिटिव मतलब यही तो है। अब आप देखो 0.5 सेकंड तक वेलोसिटी यूं जाती है, और 0.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी यूं जाती है। अब इसी में ही तो बढ़ रही है वैल्यू, वो डिक्रीज हो रही है, देखो 0 के पास जा रही है ना, इस तरीके से माइनस ले रहे हैं। ज्यादा स्पीड तो यहां पे है, स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, और यहां पे स्पीड 0 हो गई है। तो स्पीड तो आगे चलने से कम हो रही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी -5 तो कम है और वेलोसिटी -1 ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे ये काम करना चाहिए था वेलोसिटी के लिए, इसने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। रिटार्डेशन का मीनिंग केवल यहां पे स्पीड से लिया हुआ इसने, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं मैंने ये वाला ग्राफ आपको यहां प्लॉट करके दिखाया है, इसका मीनिंग तो ये हुआ। अब केवल वो वैल्यू कह रहा है कि वैल्यू बताओ बस। अब वेलोसिटी की वैल्यू तो कम होती जा रही है, केवल वैल्यू, साइन छोड़ो वैल्यू बताओ। वैल्यू यहां पे -5 है, यहां पे तो कम ही होती चली जाएगी, बस स्पीड कम हो रही है। जबकि वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी यहां पे बढ़ रही है, और यहां पे वेलोसिटी कम हो रही है, पर वो वैल्यू की बात कर रहा है बस। कुछ क्लियर हो रहा है क्या? दैट्स इट, इतना था। ये कौन सा था ये क्वेश्चन? ये तो कंफ्यूजिंग घटिया टाइप क्वेश्चन था। 5th, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिनमें टर्म्स को लेके कंफ्यूजन रहता है ना, वो क्वेश्चन नहीं आते। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी कम होना, एक्सेलरेशन का वर्ड है ना रिटार्डेशन। तो यहां देखो बाकी के क्वेश्चन, कौन सा था ये? 5th। इसके बाद कौन सा है? 7th। 7th देखो, 7th में क्या बोला इसने? इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज साइन कर्व, पहले यूं, फिर यूं, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ये हो गया ना, ठीक। कैसे ये उल्टा बातें की, कोई बात नहीं। हाँ, पहले नीचे है फिर ऊपर है, पहले ऐसे है फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है। किसका ग्राफ है ये? एक्स वर्सेस टी। ओके, अब क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक। बिल्कुल ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही होती जा रही है। मान लो -10 है ये 5 सेकंड हो गया, या ये 2 सेकंड हो गया, ये 4 सेकंड हो गया, ये 6 सेकंड हो गया, और ये 8 सेकंड हो गया, ठीक है। तो आप देखो वैल्यू कमी होती जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो यहां पे रखा था इस जगह, देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, तो पार्टिकल समझ लो इधर चलना शुरू कर रहा है, ठीक। और अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो पहले 1 सेकंड में इतना कम हो गया, और दूसरे 1 सेकंड में इतना ही कम हुआ है। तो इस तरफ स्पीड ज्यादा थी पहले, फिर इस तरफ स्पीड कम हो गई। बात समझ में आई? अब एक्स कम होना शुरू हो गया, यानी कि पार्टिकल अब यहां से वापस आना शुरू हो गया इस तरफ। फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, पहली बार में तो थोड़ा सा ऊपर आया है, फिर बहुत सारा ऊपर आ गया, देखो 1 सेकंड में। तो इसका मतलब अब इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब यहां पे देखो, अब 1 सेकंड में बहुत ऊपर आ गया, दूसरे 1 सेकंड में थोड़ा सा ही ऊपर आया, यानी कि इधर जाके फिर रुक गया। अब यहां से स्पीड फिर वापस आ रहा है, तो यहां से ये फिर वापस आ रहा है, इस तरीके से। यही तो अरेंजमेंट हुआ होगा, ठीक है ना, यही तो होगा। अब इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, ठीक। आप ये देखो, शुरू में नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक, पर कम हो रही है वैल्यू में, नेगेटिव में है पर कम हो रही है। तो वेलोसिटी तो नेगेटिव है पर कम हो रही है, ठीक। अब वैसे भी जो साइन कर्व है
उसका स्लोप भी तो साइन ही होता है, समझ लो। मान लो कोई एक्स क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कर्व है, इसका स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ये भी तो दूसरा साइन कर्व होगा, ये तो कॉस वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, इतना सब कुछ करने के बजाय मुझे सीधे सीधे कॉस का ही तो ग्राफ बनाना था, देखो, ठीक है ना। तो यहां पे ये कर्व जब साइन का है, उसने खुद ही बोल दिया ना साइन कर्व है, तो ये कैसा होगा, y इज इक्वल टू सम साइन टी करके ऐसे कुछ होगा, साइन ओमेगा टी करके कुछ ऐसा होगा, ओमेगा एक कांस्टेंट होगा, ठीक। तभी तो ये चीज ऐसे आई है। y कोऑर्डिनेट क्या है, ये x है, ये वाली चीज x है। x इज इक्वल टू सम साइन, अगर ये वाली डिस्टेंस a है तो यही तो होगी इक्वेशन, साइन कर्व की इक्वेशन यही तो होती है। अब इसको मैनिपुलेट कर लेंगे हम, 0 से लेके यहां तक नेगेटिव वैल्यू है और इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। तो ये पाई बाई 2 वाला पॉइंट हुआ ना, ये पाई वाला पॉइंट हुआ, ये 3 पाई बाई 2 वाला पॉइंट हुआ, ये 2 पाई वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। तो कुछ टाइम तक तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे t की वैल्यू 90 तक ये वाली वैल्यू नेगेटिव रहनी चाहिए, यानी कि यहां पे माइनस आएगा सामने। 0 से लेके 90 तक वैल्यू नेगेटिव है और 90 से लेकर 180 तक भी नेगेटिव है। तो अगर साइन ये वाला फंक्शन तो 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव रहेगा, जबकि रिजल्ट तो नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पे सामने क्या आएगा, माइनस आएगा। इस कर्व की इक्वेशन ये हो गई, इस कर्व की इक्वेशन यही तो हो गई, ठीक। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, ये पॉजिटिव वाला तो ऐसे होता। तो इस कर्व की इक्वेशन ये होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx बाई dt, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा t। बस ये वाला कर्व बना दो, ये वाला कर्व बना दो। तो ये वाला कर्व कैसे बनेगा, ये तो ऐसे बन जाएगा। क्या आंसर दिया हुआ है, ये वाला कर्व ऐसे बन जाएगा। ये फालतू में बोल रहा हूं मैं, सब एक स्टेप का काम था ये। अगर आपको मैथ्स आता है तो ये वाला कर्व तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा का है, और ये वाला कर्व y इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा का है, ठीक है ना। और ये वाला ही तो कर्व है यहां पे, तो ये कुछ माइनस ए साइन सम कांस्टेंट कोई सी टी कुछ भी ले लो, ऐसा है ये। यही तो थीटा होता है, ओमेगा टी तो थीटा होता है। अगर मेरे को ये फंक्शन ऑफ टी लिखना है तो थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने ए साइन ओमेगा टी लिखा है ये, तो बस टी सीधे ही होगा कि सर x नेगेटिव में दिया है, x और t वाले ग्राफ, वेलोसिटी सर वैसे भी नेगेटिव हो गई। हाँ नहीं, सारे ऑप्शंस पे तो सर जीरो शुरू हो गई है। x देखो ज्यादा ही नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, और x अब कम होता है, यानी कि यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि x को कम करने लग गई है, नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है ना। तो यहां पे वेलोसिटी यहां तक पॉजिटिव आ गई है, देखो ऊपर चली गई ना वेलोसिटी। तो इससे भी देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स से तो डायरेक्ट ही आ जाएगा ये, मैथमेटिक्स से तो तुरंत ही आ जाएगा। अगर मुझे इसकी इक्वेशन पता है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, कॉस कर्व आ जाएगा, कॉस के सामने भी माइनस आएगा, ठीक है ना। अब प्लस कॉस कैसा होता है, प्लस कॉस ऐसा होता है, और माइनस कॉस कैसा होता है, माइनस कॉस ऐसा होता है। तो ये वाला आंसर आ जाता बिना कुछ किए, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी जरूरी था स्लोप को लेके, ठीक है। एक फैक्ट और है, ठीक, उसको याद रखना हमेशा। कोई भी स्लोप ले लो, मान लो यही वाला है, ये है x और ये है t, तो dx बाई डी टी क्या होगा, इसका स्लोप होगा। अब यहां से लेके यहां तक स्लोप देखना है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ऐसे स्टिक रखो और उसको ऐसे घुमाते चले आओ, ये घुमा दिया, ठीक है ना। स्टिक को ऐसे घुमा दिया ना, यूं करके इसको टच करते रहे, बस टेंजेंट बना के रखा। स्टिक वहां पे थी तो ऐसे थी, जब यहां पे आई तो स्टिक ऐसे हो गई घूम के यूं,
ये क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज? स्टिक यहां पे ऐसे थी और जब यहां पहुंचे तो स्टिक यहां से घूमते घूमते ऐसे हो गई है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो स्लोप इंक्रीज होता है। इससे आगे देखो, यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, ऐसे थी ना यहां पे, और यहां पहुंच के स्टिक कैसे हो गई, घूम के यूं हो गई है। तो यहां से लेके यहां तक भी स्लोप इंक्रीज ही होगा, ठीक है ना। यहां पे भी स्लोप इंक्रीज होगा और यहां पे भी स्लोप इंक्रीज होगा। अब इस पॉइंट से आगे देखो, इस पॉइंट से आगे ऐसे रखो स्टिक को, और यहां से यूं हो गई, यहां पे ऐसे है स्टिक और यहां पे कैसे हो गई, ऐसे। तो यहां से ऐसे से ऐसे हो गई, कैसे घूम रही है, तो यहां से लेके यहां तक स्लोप डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और यहां से लेके यहां तक भी स्लोप डिक्रीज होगा, क्योंकि जब ऐसे लाओगे तो फिर ऐसे घूमेगी, क्लॉकवाइज ही तो घूमेगी, तो यहां पे भी स्लोप डिक्रीज होगा। अब वो कर्व सही होगा जिसमें यहां पे स्लोप इंक्रीज होगा और यहां पे स्लोप डिक्रीज होगा। अब देख लो चारों में से कौन सा है, डेफिनेटली यही वाला सही बनेगा, ये वाला, ये स्लोप ही तो है। अगर वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हैं तो dx बाई dt तो है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना यहां तक, देखो, और उसके बाद स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू स्लोप की है, ये वैल्यू स्लोप है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, देखो यहां से लेके यहां तक स्लोप इंक्रीज हुआ था, तो ये वाली वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है यहां तक, और यहां से लेके यहां तक स्लोप डिक्रीज हुआ, तो ये वाली वैल्यू कम हो रही है। ये वाला ही ग्राफ सही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता चारों में से। ये तरीका समझ आया क्या, स्लोप वाला, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला, कुछ समझ आ रहा है? चलो, और कौन सा क्वेश्चन है, 9th। कुछ मैथ ज्यादा ही नहीं हो रहा इसमें, काइनेमेटिक्स कम, मैथ ज्यादा लग रहा है। चलो 9th देखो, 9th भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये 2 है और ये 5 है, ये 8 होगा। इसने क्या बोला है, पोजीशन टाइम ग्राफ इज शोन विच इज अ सेमी सर्कल फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। फाइंड टाइम t एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ओवर फर्स्ट t सेकेंड। वो इंस्टेंट बताना है आपको। ये कर्व है किस किस का, पोजीशन और टाइम का, ठीक है ना, पोजीशन और टाइम का। यहां पे जो dx बाई dt है वो क्या देगा आपको, v इंस्टेंटेनियस ही तो देगा। dx बाई dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो किसी भी पॉइंट पे dx बाई dt आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा x बाई डेल्टा t। ये क्या हो जाएगी, v एवरेज। तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा पॉइंट है, यानी कि कौन सा टाइम है जिस पे ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं। एक काम करिए, क्लिक नहीं करता फिर भी देखो, यहां से मैंने इस पे टेंजेंट डाल दिया, ये डाल दिया टेंजेंट, ठीक। डेल्टा एक्स तो ये वाली लेंथ है ना, दिस इज डेल्टा एक्स, और डेल्टा टी क्या है, ये वाली लेंथ डेल्टा टी है, और ये वाली चीज क्या है, ये तो dx बाई dt है। तो यही तो पॉइंट आंसर हुआ, dx बाई dt क्या है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, और टेंजेंट ये स्लोप ही तो हुआ। तो इस पॉइंट पे dx बाई dt क्या है, ये वाली चीज ही तो dx बाई dt है। इस पॉइंट पे छोटा सा ये बना दो तो ये dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस पॉइंट के लिए dx बाई डी टी और इसी पॉइंट के लिए डेल्टा x बाई डेल्टा टी बराबर होंगे दोनों। नहीं समझ आया? आ गया क्या? एक पॉइंट ऐसा ढूंढना था जिसके लिए मुझे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी तो स्टार्टिंग से लिया जाता है और dx बाई डी टी वहीं का वहीं लिया जाता है छोटा सा, तो यहां से इस पे टेंजेंट डाल दो एक बस। तो अब आप ये देखो ये पॉइंट कौन सा है, इसको अगर यहां पे मिलाएंगे यूं तो ये लेंथ कितनी आएगी 3 और ये लेंथ कितनी है 5, तो ये कितनी होगी 4। अगर ये 4 होगी तो ये 53 डिग्री होगा। अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा 37 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा 37 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट निकालना है। बात समझ में आई? अगर ये 3 है तो ये होगा 1.8 और ये होगा 2.4, तो 5 माइनस 1.8 मतलब 3.2। ये वाला पॉइंट होगा 3.2 वाला। देखो ये 3 है ना, एक ट्राइंगल होता है ना ये वाला, अगर ये वाला 5 है, ये वाली चीज 5 है और ये वाला एंगल 53 है, तो ये 3 होगा और ये 4 होगा। अब ये वाली चीज 3 है, जो चीज डायगोनल है वो 3 है, यानी कि ये चीज समझ लो 30 है, ये 30 है तो ये 18 होगी और ये 24 होगी। 3 4 5, ये 5 to 8 है ना, रेडियस है 3 है। बस समझ में आई ना। तो कोई भी क्वेश्चन इस शीट का, एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं है, ठीक। और कोई भी क्वेश्चन आप इसमें रिपीटेड नहीं मिलेगा आपको कि अगला क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही है। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हो सकता। हर क्वेश्चन अपना अलग तरीके का है, ठीक है ना। तो ये एकदम बेस्ट कलेक्शन है, ये जो शीट है ये बेस्ट कलेक्शन है यहाँ का। वरना बुक की तरह नहीं है, एक क्वेश्चन दिया और उसकी जगह 5-6 क्वेश्चन फिर वैसे के वैसे ही दे दिए, करके खुश हो जाओ आ गया हमें तो, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन जैसा आप चेक करके देख लो, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसा 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। हर क्वेश्चन का अलग टेस्ट है, ठीक है ना। तो अगर ये आपसे हो रही है तो वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात समझ में आई ना। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही नॉट इंटरेस्टिंग ही लगेंगे। इंटरेस्टिंग तब लगेंगे जब इसको करना शुरू करोगे धीरे 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 धीरे। कौन सा था ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया क्या आपको? चलो 9 था ये। इसके बाद 10th देखो, हाँ जी। एक क्वेश्चन सर बस, ये 53 डिग्री कैसे आता है? 53 डिग्री कैसे आया? आंसर हमने मैच करा दिया क्या? 3.2। देखो वो तो 3 है, नीचे वाली लेंथ 5 है और वो टेंजेंट वाला एंगल 90 होगा, ठीक। ये दिख रहा है ट्राइंगल, ये तो 0 है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये लेंथ तो 5 हो गई, ये 3, और ये सेमी सर्कल पे टेंजेंट है तो ये 90 नहीं होगा, ठीक है ना। तो 3 5 ये 4 होगा। ये होता है ना, एक ट्राइंगल होता है ना ऐसे करके, ठीक। ये 5 होता है, ये 53 है, तो ये चीज 4 होगी और ये चीज 5 होगी, और ये एंगल कितना होगा 37 और ये कितना होगा 90। तो ये ट्रायंगल वही तो है। ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 90 होगा और ये कितना होगा 53 होगा और ये कितना होगा 37 होगा। नोट कर लो ये चीज अगर याद नहीं है। ये नहीं पढ़ रखी क्या? नहीं पढ़ रखी। ये अब याद रख लो इनको। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये चीज आपको पता होगी। ये तो 9th 8th 9th में हिंदी में निर में पर में बोलते हैं
और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? थ्योरम्स। इंग्लिश में थ्योरम्स बोलते हैं ना, बहुत सारी थ्योरम्स होती है मैथ्स में, ज्योमेट्री में, दिस इज वन ऑफ द थ्योरम। ठीक है ना, तो चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी सी चीजें। अगर ये 90 है, ये 53 है, तो ये 37 नहीं होगा। ठीक है ना। अब एक चीज और, 4 के सामने वाला ही 53 हो सकता है, 3 के सामने वाला 53 थोड़ा ही हो सकता है। 3 के सामने वाला एंगल तो छोटा होगा। ठीक है ना, ऑलवेज 3, 4, 5 का रेशियो होगा ना। क्लियर, हमेशा 3, 4, 5 का रेशियो होगा इन चीजों में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दैट अ ट्रेन में हैव इज ए। एक ट्रेन का एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा ए हो सकता है, यानी कि वेलोसिटी का जो माउथ है बस इतना ऊपर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। वेलोसिटी का स्लोप ही तो एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी का कर्व एक एंगल पे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो एंगल इसने ए बोला हुआ है। द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन में रीच फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस डी। मान लो एक स्टेशन यहां पे है, यहां पे, और दूसरा स्टेशन यहां पे है। अब एक ट्रेन चली इस वाले से, उसको जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है, तो बढ़ा दी स्पीड, आधी से भी आगे तक भी बढ़ा ही रहा है कि अभी तेज जाना है मुझे, फिर रोक नहीं पाया। क्योंकि आप देखो, जो चीज स्पीड बढ़ाने के काम आती है वही चीज तो स्पीड रोकने के काम आती है। वही इंजन है जो स्पीड कम ज्यादा करता है। तो उसने ये बोल रखा है कि स्पीड इंक्रीज होने का रेट भी ए है और स्पीड डिक्रीज होने का रेट भी ए है, और उसने फुल यूज करना है, जल्दी से जल्दी कवर करना है। तो वो जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल मिड पॉइंट तक तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और इससे आगे उसको वेलोसिटी उसी रेट से कम करनी पड़ेगी, तभी यहां रुक पाएगा, वरना आगे रुकेगा या फिर पहले रुक जाएगा। बात समझ में आई ना। तो इसका मतलब उसे आधे तक तो स्पीड बढ़ानी है और आधे तक स्पीड कम करनी है। यानी कि यही का यही अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं, तो वेलोसिटी इस तरीके से इंक्रीज होगी आधे टाइम के लिए, फिर बाकी के आधे टाइम के लिए डिक्रीज होगी। ठीक है, अब आ जाएगा। अब देखो क्या होना है। द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन में रीच फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस डी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगाया इसने ए एक्सेलरेशन लगा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए? d/2। तो d/2 डिस्टेंस अगर ए एक्सेलरेशन से ट्राई की जाए तो टाइम कितना लगेगा? √2h/g वाला फंडा लगा दो। मान लो एक ट्रेन को एक बॉल समझो, तो कोई बात नहीं, g की वैल्यू a ले लेंगे। हाँ, फ्री फॉल का ही कॉन्सेप्ट है। ट्रेन को समझो इधर से गिरा रहे हैं, ट्रेन इस डायरेक्शन में गिर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, तो यहां तक गिरने में कितना टाइम लेगी? √2h/g। √2h की वैल्यू d/2 हो गई, डिवाइडेड बाई g की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, √d/a। यहां से लेके यहां तक का टाइम, इतना ही टाइम आगे लगेगा रुकने में, तो 2√d/a आंसर आ जाएगा। ठीक है, पता है थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो दिल तक प्रॉब्लम पहुंचेगी नहीं, दिमाग में ही नहीं घुस पाएगी। ठीक है ना, अच्छे से नहा धो के तैयार होके आया करो, फ्रेश होके, ताकि दिमाग काम करे। यहां पे सोचना बहुत पड़ता है काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स में, सोचने का गेम ज्यादा है। और बताओ, आंसर मैच कर गया ना? कौन सी? अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसी स्पीड से कम होगा। ठीक, अब उसको वहां पे रुकना भी है और ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन यूज करना है। जितना एक्सेलरेशन बढ़ने के लिए यूज करेगा उतना ही एक्सेलरेशन रुकने के लिए यूज करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो बस आधे रास्ते तक तो बढ़ाएगा, क्योंकि आगे जाकर रुकना भी है उसी रेट से,
तो जितना टाइम उसको स्पीड बढ़ाने में लगेगा उस स्पीड को डिक्रीज करके जीरो करने में भी उतना ही टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो रास्ता भी तो ऐसे ही होगा, आधे रास्ते तक तो इंक्रीज करेगा और आधे रास्ते तक डिक्रीज करेगा। टाइम भी वही है और रास्ता भी वही है, या तो रास्ते की टर्म में कर लो या फिर टाइम की टर्म में कर लो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? चलिए, और कौन सा था 10th के बाद? 15th, 11th हो गया, 12th हो गया, 13, 14, 15 हो गया। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, डाउट है क्या किसी को इसमें? 1 to 15। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कहां तक का एरिया मैक्सिमम है। ये वीटी कर्व है ना, तो वीटी कर्व का जो एरिया है वही तो डिस्प्लेसमेंट देता है। पूरा एरिया निकालेंगे ना सर? नहीं, आधा निकालो ना, जहां तक जीरो हो रहा है। ये वाला है ना, ये निकला, ये निकला और ये निकला और ये निकला, यही तो है। बस आपको इतना निकालना है, इतना, यही तो निकालना है आपको। नहीं, वैसे देखो v इंटू टी, ये वाला एरिया पॉजिटिव ही तो होगा और ये वाला एरिया नेगेटिव होगा। तो बस अगर पार्टिकल जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक, तो यहां तक, इस पॉइंट तक वो पॉजिटिव, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, चाहे कम हो रही हो ज्यादा हो रही हो, पर है तो पॉजिटिव, यानी कि पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा हमेशा, एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा पार्टिकल हमेशा। इसके बाद इस पॉइंट पे आते ही नेगेटिव वेलोसिटी हो जाती है, इसका मतलब अब इस पॉइंट पे आके अब टर्न लेगा, तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ये वाला एरिया निकालना है आपको और कुछ नहीं। और जब आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया तो ये वाला एरिया ही तो निकलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो पार्टिकल वापस जाना शुरू हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई ना, ये वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब उल्टा चल दिया। कुछ समझ में आया क्या? वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब उल्टा चल पड़ा है वो। तो जब तक सीधा चलेगा तभी तक तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे ही वो उल्टा चलना शुरू होगा तब तो डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ओके। इसके बाद कौन सा था? बस 16 में भी डाउट है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, दोनों के एरिया जोड़ दो, ठीक है ना, बस इतना ही करना था इसमें। टोटल डिस्टेंस में सारा एरिया, टोटल एरिया जोड़ दो, इस डिस्टेंस तो प्लस ही होगी ना सारी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल की गई है और ये नेगेटिव में ट्रेवल की गई है, तो एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ये लो शीट। सब्जेक्टिव में क्या है, लाओ, या नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, ठीक है ना, चलो ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्री फॉल हो गया था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में एक स्पेशल केस है, मोशन इन अ प्लेन। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। किसी पार्टिकल किसी लाइन पे नहीं, किसी प्लेन में चल रहा है, ठीक है ना, और प्लेन तो 2 डायमेंशनल बॉडी होती है, इसलिए इस टॉपिक को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन इस टॉपिक के अंदर क्यों आता है ये देखना है। मान लो एक फील्ड है, ये प्लेग्राउंड है, ठीक है, एक बच्चे को यहां पे बॉल पड़ी हुई मिली, उसने किक मारी, तो बॉल जो है किक लग के इस कॉर्नर पे पहुंच गई यहां पे, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। उसने किसी एंगल थीटा पे वी वेलोसिटी से फेंका होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना हो क्या रहा है यहां पे, जो ये बॉल है, ये जो बॉल है, एक्चुअल में ये बॉल इस प्लेन में मोशन कर रही है। देखो, ये जो बॉल है ये इस प्लेन में मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़ी है इसकी, ये तो एक प्लेन हो गया, और हर प्रोजेक्टाइल एक प्लेन होगा। अगर वो बॉल को इधर के बजाय
कहां पे फेंक देता, यहां कहीं फेंक देता, तो कौन सा प्लेन हो जाता, ये वाला प्लेन हो जाता। फिर पीछे आपको ऐसे दिखता है ये प्लेन निकलते हुए। कुछ समझ में आ रहा है क्या? या सब गड़बड़ हो गया? दिख रहा है ना? तो ये वाला नया प्लेन हो जाता, वो वाला दूसरा प्लेन है। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन में ही होती है, ठीक है ना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को एक मोशन इन अ प्लेन का पार्ट क्यों बोला जाता, समझ आ रहा है? अब इसको पढ़ लेते हैं आगे क्या क्या होना है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक, फटाफट काम करते हैं। फ्री फॉल का, फ्री फॉल का ही तो स्पेशल केस है प्रोजेक्टाइल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जब बॉडी अंडर ग्रेविटी आ जाती है। ठीक, फ्री फॉल का फर्स्ट रूल क्या था? फ्री फॉल का फर्स्ट रूल क्या था? T इज इक्वल टू ओके 2u बाई जी, और u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। देखिए फ्री फॉल में टाइम था टोटल 2u बाई जी। जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल देखना ध्यान से, प्रोजेक्टाइल में यही तो पार्टिकल है, ऐसे गया u वेलोसिटी से कितने एंगल पे? थीटा पे। प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है एक, ठीक, वो क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन जब होती है तो उस टाइम आप ये इमेजिन करो कि हम एक बॉल नहीं, हम दो डिफरेंट बॉल थ्रो कर रहे हैं। जब आपने प्रोजेक्टाइल को इस तरफ थ्रो किया तो समझ लो एक बॉल आपने इस तरफ थ्रो की है और एक बॉल यहां से इस तरफ थ्रो की है उसी टाइम। तो जैसे इसको इधर फेंकोगे ये बॉल यूं जाके यूं जाएगी, तो साथ साथ में ये बॉल ऐसे जाके यूं वापस आ जाएगी और ये वाली बॉल सीधी चलती रहेगी। इस बॉल को तो भूल जाओ, इन दो को याद रखो बस। जब ये वाली बॉल, इधर देख लो, जब ये वाली बॉल ऊपर जाके वापस आएगी नीचे, ठीक, मान लो ये वाली बॉल यहां पे है इस जगह, ये वाली बॉल इस जगह है, तो समझ लो ये वाली बॉल तो यहां है और ये वाली बॉल अभी यहां पहुंची है। जिस वक्त ये वाली बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, समझ लो प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम पे, और ये वाली बॉल कहां पहुंच चुकी है? यहां पे। तो किसी भी टाइम इन दोनों बॉल्स को मिला दो, आपका वो मिल जाएगा। अब जब ये वाली बॉल वापस आ रही होगी, मान लो यहां पे है ये बॉल, तो ये बॉल ये कहीं यहां कहीं होगी, क्योंकि ये वाली ऊपर और ये वाली इस तरफ सेम टाइम पे फेंकी गई है, तो ये तो ऊपर जाके नीचे आएगी और ये वाली बॉल तो सीधी चलती रहेगी। उस वक्त ये वाली बॉल और ये वाली बॉल मिलाओ, आपको यहां मिल जाएगी ओरिजिनल लोकेशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आप दो पार्ट में डिवाइड करिए ऑलवेज। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल थ्रो करिए और एक वर्टिकल में थ्रो करिए, ठीक है ना। दोनों बॉल को किसी भी टाइम पे मिला दो, आपको ओरिजिनल पोजीशन मिल जाएगी, ठीक। अब भी इसी से तो फायदे होंगे, ठीक। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फायदा देखो क्या होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन 1, 2 और 3। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी है, ये तीनों इक्वेशन तभी लग सकती है जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, तभी हो सकती है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड है। और अब मुझे ये बताओ आप, क्या प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन मोशन है? तो तीनों में से एक भी इक्वेशन नहीं लगेगी, और इनके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं सॉल्व करने को। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में मोशन को सॉल्व करने के लिए तीन ही इक्वेशन है बस। न्यूटन के बाद किसी ने कुछ दिया ही नहीं। न्यूटन्स इक्वेशन है ना, ये न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीनों न्यूटन ने दी थी। उसके बाद किसी ने इस टॉपिक पे काम किया ही नहीं 400 साल से, ठीक है ना। 400-500 साल में किसी ने काम किया ही नहीं। हमारे पास मोशन को सॉल्व करने के लिए इन तीनों के अलावा कुछ है ही नहीं। हमें कुछ भी करके ये प्रोजेक्टाइल मोशन
इन्हीं से पढ़नी है, अब डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते। तो इस मोशन को दो स्ट्रेट लाइन मोशन में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बॉल तो ऐसे चलेगी और ये वाली बॉल यूं जाके वापस आ जाएगी, तो दो ऐसे वाली मोशन हो गई है। तो एक प्रोजेक्टाइल को हमने जबरदस्ती दो स्ट्रेट लाइन मोशन में तोड़ लिया, ठीक। सॉल्व करके मिला देंगे दोनों को, आंसर आ जाएंगे। अब इस लाइन में भी ये इक्वेशन लग सकती है और इस लाइन में भी ये इक्वेशन लग सकती है। क्या बात समझ में आई? अब समझ में आया? इससे फायदा नहीं है, इसके अलावा रास्ता ही नहीं है। समझ में आया ना? अब वो लोग बाग इसको एक्सप्लेन नहीं करते पर बता देते हैं यही चीज, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? अब देखना ध्यान से, नोट कर लेना इस चीज को। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूले डेवलप करने हैं, ठीक। चलिए किस तरीके से करना है। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया, ठीक। एक बॉल है ऐसे जिसको यहां से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से थ्रो किया, तो इसका एक कंपोनेंट तो ये चला गया ऊपर यू साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ये चला गया यू कॉस थीटा। ये कंपोनेंट तो कभी बदलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये वाला कंपोनेंट कभी बदलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल थ्रो की है, ये वाली बॉल जो थ्रो की है, ये इस तरफ कितनी स्पीड से चलती रहेगी? यू कॉस थीटा, कांस्टेंट स्पीड से। अब ये वाली जो बॉल आप इस तरफ थ्रो करोगे, उस बॉल की वेलोसिटी एग्जैक्टली इसके बराबर ले लो, ठीक। तो ये बॉल ऊपर जाएगी धीरे धीरे स्लो होके यहां पे रुक जाएगी, और रुकने के बाद फिर वापस आएगी यहां पे। दैट्स इट। कुछ क्लियर हुआ क्या? समझ आ रहा है? अब ये वाली बॉल ऊपर जाके नीचे आ गई और ये वाली बॉल आगे चली गई। जब ये बॉल यहां पहुंचेगी तो ये वाली बॉल कहां होगी उस वक्त? यहां पे होगी। ये बॉल एक्चुअल में है ही नहीं ना, ये वाली बॉल है, ये तो हमने एज्यूम की है अपना काम करने के लिए। अब आप मुझे ये बताओ, इस प्रोजेक्टाइल को खत्म करने का टाइम और इस बॉल का ऊपर जाके वापस आने का टाइम तो बराबर है, ठीक। अब कोई बॉल अगर ऊपर फेंक रहे हो कितनी स्पीड से? u साइन थीटा से, तो कितनी देर में वापस आएगी? 2u/g में, और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू तो u साइन थीटा है, तो वापस आने का टाइम कितना हो गया? 2u/g, और u की वैल्यू यहां क्या है? u साइन थीटा बाई जी। ये लो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला था टाइम पीरियड का, और कौन से फॉर्मूले से निकल गया? 2u/g से, ठीक। अब एक चीज और, ये जो चीज है ये क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट ही तो है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है वहां पे? u²/2g। लेकिन इस बॉल के लिए u की वैल्यू कितनी है? u साइन थीटा, तो u²/2g मतलब u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। फ्री फॉल से ही निकल गया ये तो, ठीक है ना। अब रेंज देखते हैं। रेंज क्या है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है। अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस रेंज है, तो रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जितनी देर के लिए बॉल ऐसे चली है मल्टीप्लाई बाय इसकी स्पीड, क्योंकि तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो u cos थीटा में मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? इस टाइम की। मल्टीप्लाई कर दो 2u साइन थीटा बाई g से, तो ये क्या आ जाएगा? 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई g। ये क्या आ गई? रेंज। तो रेंज की वैल्यू आ गई, ये तो है ही फॉर्मूला, u² साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज का फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक। ये प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले डेवलप कर लिए हमने 3, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
उड़ने का समय। किसके उड़ने का समय? ठीक, बताओ क्या होता है इसका हिंदी में नाम, अगर पता हो तो। अगर पूछ ले टाइम ऑफ फ्लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो रेंज को ही बताओ क्या बोलते हैं हिंदी में। सीमा। किसी को नहीं पता? क्या बात कर रहे हो? टर्म्स तो हिंदी में पता होनी चाहिए यार, पता करो कहीं से भी लाके। खैर कोई बात नहीं, नाम तो बहुत ऐसे ही है अजीब से। इसका नाम है उड्डयन काल। नहीं, हिंदी है। हाँ, ये मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट होगी, अधिकतम ऊंचाई। रेंज, रेंज का होता है परास। परास इनको कभी कभी देखना पड़ जाता है। ठीक, चलिए अब एक चीज बताओ, अगर मैं एक ऐसा केस लूंगा जिसमें एक टावर है, टावर पे से किसी ने बॉल को किक मारी और बॉल यहां आके गिर गई, इसको भी तो डिवाइड कर सकते हैं दो बॉल में। एक बॉल इस तरफ चलाओ और दूसरी बॉल इसके साथ साथ ड्रॉप कर दो। देखो, जब इसको इस तरफ किक मारी गई है तो इसकी ये वाली वेलोसिटी तो u हो जाएगी, लेकिन उस वक्त इसकी ये वाली वेलोसिटी 0 है, और इस वाली बॉल को इस कंपोनेंट के बराबर वेलोसिटी दे देते हैं, इस वाली बॉल को इस कंपोनेंट के बराबर वेलोसिटी दे देते हैं, तो इस बॉल को जिस वेलोसिटी से किक मारी गई है वही वेलोसिटी मिल जाएगी ऊपर वाली बॉल को, लेकिन इस बॉल को वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 0, क्योंकि जब ये बॉल यहां से चली है तो इस तरफ वेलोसिटी 0 है, तो ये बॉल धीरे धीरे ऐसे करके नीचे गिरेगी और ये बॉल धीरे धीरे चल के यहां पहुंचेगी इस जगह। क्या बात समझ में आई? कुछ क्लियर हुआ? तो अब आप मुझे ये बताओ, इसका यहां से यहां गिरने का टाइम कितना है अगर ये हाइट h है तो? सीधे सीधे इस बॉल का यहां से यहां गिरने का टाइम √2h/g। सिंपल सी चीज है, √2h/g। यही आंसर है, यही आंसर है। इस बॉल का यहां गिरने का टाइम बिल्कुल उतना ही है जितना इस बॉल का नीचे गिरने का टाइम। अगर आप इस बॉल को और इस बॉल को मिला दो ना तो आपको इस बॉल की लोकेशन मिल जाएगी किसी भी टाइम पे। तो उस वाली बॉल को डिस्टेंस ज्यादा ही कवर करना पड़ रहा है। क्यों? वो तो कांस्टेंट स्पीड। देखो, ये बॉल की ये वाली स्पीड कभी बदलेगी क्या? ये वाली, ये तो कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं कोई। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? g। तो ये वाली स्पीड तो बदलेगी और ये वाली स्पीड कभी नहीं बदलेगी, तो u कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां से लेके यहां तक गिरने का टाइम इतना आ गया। अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को रेंज बोलता हूं तो रेंज की वैल्यू कितनी होगी? रेंज की वैल्यू हो जाएगी इस बॉल की स्पीड इनटू इसका यहां से यहां तक का टाइम, और यहां से यहां तक का टाइम तो वही है जो इसका यहां से यहां तक का है। तो ये हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगी? √2h/g मल्टीप्लाई बाई u। ये रेंज हो गई। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रोजेक्टाइल का वो है टावर वाला केस, कि टावर पे से प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा। सर एक बंदर वाला भी है। अभी तो बहुत केस है, बहुत केस है। बंदर वाला केस रिलेटिव मोशन में आएगा। ये मिटा दो क्या? ये वो तो आपकी शीट के क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना। ये मिटा दो ना ये वाला। टू बॉल थ्योरी प्रोजेक्टाइल में। अब एक चीज और देखो, ये प्रोजेक्टाइल है, अगर बीच रास्ते में कहीं दीवार आ गई तो प्रोजेक्टाइल यहां पे टकराएगा। अब क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, प्रोजेक्टाइल टकराते टाइम इस तरफ है वेलोसिटी, तो जब टक्कर मारेगा तो इस तरफ निकल के आ जाएगा, क्योंकि किसी दीवार पे जिस एंगल पे आप टकराते हो उसी एंगल पे वापस आ जाते हो। तो जब इसी एंगल पे वापस आ जाएगा तो यूं गिर जाएगा। ये वाली चीज और ये वाली चीज एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, ठीक है ना।
क्योंकि आप देखो जितने एंगल पे ऊपर गया उतने पे ही नीचे आ गया, उससे आगे भी तो यही एंगल बनता। तो ये बॉल यहां से अगर आगे जाती तो जिस लाइन को फॉलो करती उसी की इमेज को ये वाली लाइन फॉलो कर रही है। तो ये वॉल एक तरीके से इमेज के मिरर के बराबर हो जाती है। ठीक, अगर आप एक काम करो, ये जो बॉल है उसको मिरर बना दो और यहां तक तो रियल वाली बॉल को देखो और यहां से आगे बॉल की इमेज को देखो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोलिजन हुई है। देखो यहां तक तो आपने असली बॉल को देखा है, उसके बाद बॉल की इमेज को देखा है, तो ऐसा लगेगा ये तो चालू ही है ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब ये बताओ, अगर यहां से किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 53 के एंगल पे थ्रो किया है, ठीक है, और यहां से 8 मीटर की डिस्टेंस पे 4 ले लो, 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक वॉल खड़ी हुई है, तो ये बॉल फाइनली कहां गिरेगी? ये क्वेश्चन है, बॉल फाइनली कहां गिरेगी? ठीक है ना, ये पॉइंट O A B C, O A बताना है बॉल कहां गिरेगी। क्या करना पड़ेगा बताइए? हाइट की तो जरूरत भी नहीं है, रेंज निकाल लो पहले पूरी। रेंज की वैल्यू क्या होगी? यू स्क्वायर tan का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है ना। साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा की वैल्यू रख लो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन 53 4/5 हो जाता है और कॉस 53 3/5 हो जाता है। तो ये तो यू स्क्वायर 2u साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू ले लो 10 से ये खत्म, क्या हो गया ये 10 8 कितना हो गया? वैसे 120 बाई नहीं 12 इंटू 2 जा कितने हो गए 24, 240 बाई, ठीक, ये हो गया 240 बाई 25, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 9.6 हो गया, 9.6 मीटर। अब देखो रेंज कितनी है? 9.6 मीटर और ये कितना है? 4 मीटर। यानी कि अब आप ये देखो, ये 4 ले लिया ना मैंने, तो सिचुएशन एक्चुअल में क्या है? ये था प्रोजेक्टाइल 9.6 यहां तक का है, तो मिड पॉइंट कहां आएगा? लगभग 4.8 पे। तो वॉल कहां थी? यहां पे थी। तो जब बॉल ऐसे इसमें टकराएगी तो अब ये ऐसे आएगी ना बॉल, टकराने के बाद देखो टकरा रही है ना ऐसे, तो वापस ऐसे आएगी, तो इसकी इमेज ही बनेगी ना ये वाली। तो अगर ये वाली डिस्टेंस 4 मीटर है ये वाली, और ये टोटल 9.6 है, तो ये कितनी होगी? ये 5.6 होगी। तो ये वाली बॉल यहां से 5.6 पे गिरेगी, ठीक है ना। ये वाली बॉल इस दीवार से 5.6 पे गिरेगी, ये जो दीवार है, तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर होगी? 1.6 मीटर दूर होगी पीछे की तरफ। अगर ये 4 के बजाय 8 लेता मैं, तो वॉल कहां जाती? वॉल यहां पे आ जाती और बॉल यहीं गिर जाती इस जगह। तो ये कितना बच जाता? ये 1.6 बच जाता, तो उधर 1.6 पे गिर जाती है। यानी कि 8 में से भी 1.6 माइनस करना पड़ता, 6.4 पे गिर जाती। पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया क्या? आ रहा है ना? देखो इसका डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूं। क्या है, 4 मीटर वाला अलग बनाते हैं और 8 वाला अलग बनाते हैं, बस 2 मिनट लगेगी, ज्यादा नहीं। 4 मीटर वाला बना रहे हैं हम। ये प्रोजेक्टाइल है, यहां से लेके यहां तक कितना है? 9.6, ये 4.8 है, तो इसका मतलब वॉल यहां पे थी, कहीं पे वॉल यहां पे है ना। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ एक्चुअल में कैसा हो गया होगा? ये यूं जा रही है, तो अब यूं आके गिर गई होगी यहां पे बॉल। देखो अगर ऐसे टकराएगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे टकराएगी तो ऐसे आएगी। तो अभी तो ऊपर जाते हुए टकरा रही है ना, तो और ऊपर होके आएगी। तो
तो आप ये देखो अगर ये 4 है तो ये 5.6 होगा, तो ये वाला यहां से लेके यहां तक भी तो 5.6 ही होगा ये, और ये कितना है 4, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 1.6 मीटर। क्लियर? और बस आज का लेक्चर यहीं तक। आज थोड़ा लेट हो गया ना मैं स्टार्टिंग में, कल टाइम से ही आएंगे।